सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए अभी प्रोजेक्ट विस्तार किसने शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर होगा आईआईटी मद्रास। देखो यहाँ पे विस्तार की पहले फुल फॉर्म देखो आप, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। तो अभी आईआईटी मद्रास ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर के इस प्रोजेक्ट विस्तार को शुरू किया है। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? भारतीय कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाना। तो कृषि विस्तार सेवाओं को बढ़ाने, महत्वपूर्ण जानकारी और स्टार्टअप्स नवाचारों को किसानों तक सुलभ बनाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो इस परियोजना का उद्देश्य है किसानों को फसल सलाह पर डिजिटल पहुंच प्रदान करना। वैसे हमारे कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। अब हम क्या करेंगे, अभी तक जितने भी आईआईटी से प्रश्न आपके करंट अफेयर्स में बने थे वो सारे इंपॉर्टेंट मैं आपको रिवाइज कराऊंगा यहाँ पे। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के रूप में, और ये प्रश्न वो है जो एग्जाम में आ चुका है और मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ इसका उत्तर। तो अभी आप कोशिश करो, कुछ देर बाद मैं इसका उत्तर भी दूंगा। तो प्रश्न क्या है देखो, ये एग्जाम का प्रश्न कब आया था? एमपी पटवारी में पूछा गया था। भारत का पहला आईआईटी ये कौन सा है? और एक बार नहीं आया ये प्रश्न, एक और बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में ये पूछा गया था। सेम का सेम प्रश्न है। देखो ऑप्शन आपके सामने, उत्तर दो। कुछ देर बाद मैं आपको उत्तर दूंगा, पहले हम आईआईटीज रिवाइज करते हैं। तो अभी आपको याद होगा आईआईटी मद्रास ने 410 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक ये तैयार किया था। भारत के बाहर पहला आईआईटी खोला था आईआईटी मद्रास ने ही। अफ्रीकी देश है तंजानिया यहाँ पे, और इसकी पहली महिला डायरेक्टर बनाई थी प्रीति अगलायम को। किस आईआईटी ने अबू धाबी में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किया? आईआईटी दिल्ली। आईआईटी जम्मू, इसने साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया। आईआईटी खड़गपुर, सुंदर पिचई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया था। आईआईटी इंदौर ने आर्मी के जवानों के लिए ई शूज बनाए। आईआईटी मद्रास अभी एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 में ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे रहा। भारत और इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी ये स्थापित किया था आईआईटी मद्रास में ही। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस स्थापित हुआ उज्जैन में आईआईटी इंदौर की मदद से। एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए आत्मन नाम से एक्सेलेंस सेंटर शुरू किया आईआईटी कानपुर ने। सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 को जारी किया आईआईटी दिल्ली, और उसमें बताया था कि सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर वाला शीर्ष राज्य तमिलनाडु है। डीआरडीओ ने भी हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद को डेवलप किया आईआईटी दिल्ली की सहायता से। और आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खोलने की घोषणा की? तो दुबई में। अभी एमोलेड डिस्प्ले के बारे में हमने पढ़ा था, और इस तकनीक के लिए अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ? आईआईटी मद्रास में ही। एमोलेड की फुल फॉर्म जरूर याद रखना, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। और आईआईटी बॉम्बे अभी दर्द रहित इंजेक्शन के लिए इसने सुई रहित शॉक सिरिंज डेवलप की थी। तो ये सभी आईआईटीज न्यूज में थे। और अभी मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था एक बार उस पर चलते हैं। भारत का पहला आईआईटी, तो मैंने कहा ना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उत्तर होगा आईआईटी खड़गपुर, जो आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। और कब स्थापित हुआ था? 1951 में, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर अगले प्रश्न में पूछते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं आपको दूंगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा, ध्यान से सुनना एक एक बात। तो प्रश्न पूछ रहा है अभी हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 2029। तो अभी भारत सरकार ने अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र यानी कि रिसर्च सेंटर ये 2029 तक स्थापित करने की घोषणा की है। ये जो मैत्री-2 रिसर्च सेंटर है ये पूर्वी अंटार्कटिका में बनेगा, और ये अंटार्कटिका में आप कह सकते हो हमारा चौथा अनुसंधान केंद्र होगा। मतलब ऑलरेडी 3 हमारे पास पहले से हैं वहां पे। कौन कौन से हैं वो भी याद रखने हैं। दक्षिण गंगोत्री पहला था, उसके बाद दूसरा मैत्री आया, और तीसरा भारती आया। दक्षिण गंगोत्री ये 1983 में आया था, और जो मैत्री है ये 1988-89 में आया था, और जो भारती है ये 2012 में आया था। और याद रखना इन तीनों में से, ये 3 हमारे ही हैं, लेकिन इन तीनों में से अभी वर्किंग कंडीशन में केवल 2 ही हैं, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री अभी वर्किंग स्टेज में नहीं है। और ये जो मैंने लाइन बोली है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहीं से प्रश्न बन जाते हैं। एक दो प्रश्न तो मैं आपको दिखा भी देता हूं जो एग्जाम में पूछे गए थे, ये आप देख सकते हैं। यूपी पीएससी एग्जाम में आया था 2021 में। क्या प्रश्न है देखो, अंटार्कटिका में भारत के स्थायी और ऑपरेशनल जो अनुसंधान केंद्र है वो कौन कौन से हैं आपको बताने, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा भारती और मैत्री, ये वर्किंग में है, दक्षिण गंगोत्री वर्किंग में नहीं है। ठीक है,
इसी तरह का एक प्रश्न और आया था, देखो एग्जाम में बताता हूँ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में पूछा गया था। इस प्रश्न को आप पढ़ोगे तो बेसिकली समझ में आएगा। ये हमारे तीसरे अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछ रहा है जो अंटार्कटिका में है। वैसे वर्ष 2015 लिखा हुआ है लेकिन स्थापित वो 2012 में हुआ था। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि तीसरे वाले के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय आंसर हो जाएगा। ये जो मैं आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न बताता हूं ना, उसका एक कारण ये भी है कि आपको एग्जामिनर के क्वेश्चन की लैंग्वेज पता चले कि किस तरह से वो प्रश्न पूछता है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज से भी कई बार प्रश्न में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये पूछना क्या चाह रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जहां पे आप एक बार में क्वेश्चन पढ़ के ही समझ नहीं पाओगे, और एग्जाम में तो वैसे हड़बड़ी रहती है, बहुत प्रेशर रहता है। तो इससे आपको ये एक बेनिफिट और इसमें जोड़ लो कि उसकी लैंग्वेज आप समझ पाओ, या आपको यहाँ पे और बेनिफिट मिलेगा। वैसे एग्जाम के प्रश्न है सारे इंपॉर्टेंट, तो ऐसे ही उसको देख करके आप उत्तर लगाने की पहले कोशिश करो। मैंने आपको बताया है, चाहो तो वीडियो को पॉज करो, एग्जाम का प्रश्न है, वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन पढ़ो और खुद से आंसर लगाओ कि आपसे बनता है नहीं बनता, फिर वीडियो वापस प्ले कर दो। ठीक है, अब जो प्रश्न में हम बात कर रहे हैं वो मैत्री 2 की बात कर रहे हैं, और ये जो मैत्री 2 है ये मैत्री के स्थान पे आएगा। तो मैत्री की हम बात कर लें थोड़ी सी। तो मैत्री वाला जो ये अनुसंधान केंद्र है ये 1989 में बना था, बहुत पुराना हो चुका है, इसीलिए अब इसी के स्थान पे अब नया बनाएंगे, मैत्री 2 इसका नाम होगा। मैत्री ये पथरीले पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है जिसे शिरमाकर कहा जाता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। और मैत्री के चारों ओर आप देखोगे तो एक मीठे पानी की झील आपको मिलेगी जिसे प्रियदर्शनी झील कहा जाता है, ये पॉइंट भी याद रखना। यहीं से इसी तरह से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, और ये प्रियदर्शनी वाला प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में 2021 के प्रीलिम्स में आया था प्रश्न, क्या है देख लो, कि मैत्री जो रिसर्च सेंटर है उसके आसपास जो फ्रेश वाटर लेक है उसका नाम क्या है। तो पढ़ा होगा आपने तभी लगा पाओगे ना, ऐसे तो लगा नहीं पाएंगे। तो आंसर होगा प्रियदर्शनी। अच्छा, यहाँ पे अभी तक हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका कौन सा वाला है, जो साउथ पोल की तरफ है, जो नॉर्थ पोल की तरफ है उसे आर्कटिक कहते हैं। तो आर्कटिक में भी हमारा एक अनुसंधान केंद्र है, उसका नाम भी याद रखना। चलो उसका नाम पहले आप बताने की कोशिश करो, क्योंकि इसका नाम एग्जाम में आया था। ये देखो आरआरबी जेईई के एग्जाम में पूछा गया है, भारत का पहला आर्कटिक रिसर्च सेंटर। ऑप्शन आपके सामने, बताओ क्या आंसर होगा। तो आंसर होगा हिमाद्री, और ये स्थापित किया गया था 2008 में। अच्छा, वो स्टैटिक प्रश्न आपसे और पूछूं, अंटार्कटिका की क्योंकि हमने बात करी ना, तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक का नाम याद रखना, माउंट विंसन मैसिफ है। और वहां का जो एक्टिव वॉल्केनो है माउंट एरेबस है। ये न्यूज में रहा था, अभी इसमें विस्फोट हुआ था, जिसमें हमने पढ़ा भी था कि सोने की राख निकली थी, और रॉस द्वीप पर यह स्थित है। तो बेसिकली हमारा प्रश्न क्या था कि भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो 2029 तक। इसी तरह से भारत सरकार ने कुछ और भी घोषणाएं की है, मतलब हमने टारगेट रखे, वो कुछ मैं आपको रिवाइज कराता हूं, जो करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न है। क्योंकि आप लोग रिवीजन की तो कहते हो, और रिवीजन तो हमारा सबसे बेस्ट पार्ट है, उसे कैसे छोड़ सकते हैं। देखो अभी केंद्र सरकार ने 2034 तक कितने मिलियन टन घरेलू इस्पात यानी कि स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा, तो 500 मिलियन टन। अभी सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में किस वर्ष तक बाल विवाह को खत्म करने का लक्ष्य रखा, 2030 तक। एनीमिया उन्मूलन का एनीमिया खत्म करने का हमारा जो लक्ष्य है 2047 का है। टीबी को खत्म करने का हमारा लक्ष्य ये 2025 का है, और मलेरिया खत्म करने का हमारा लक्ष्य 2030 का है। और वैसे ऊर्जा स्वतंत्र बनने का हमारा लक्ष्य 2047 का है। नेट कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 का है। चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने का हमारा लक्ष्य 2040 का है। खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य 2035 का है। और अभी इसरो ने यह भी कहा था, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने, उन्होंने कहा था कि भारत का लक्ष्य है 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना। तो ये कुछ और लक्ष्य हमारे हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई नए स्टूडेंट्स क्रैक एग्जाम चैनल पे पहली बार करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो उनको बता दूं, ये जो भी पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाता है। पीडीएफ डिटेल्ड पीडीएफ होती है, बिल्कुल फ्री में मिलती है। कहाँ पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और एक बार फिर से उन स्टूडेंट्स को बता दूं जो 2-3 दिन से डेली मुझे कमेंट कर रहे हैं कि वीडियो लेंदी है, तो आप लोगों के लिए भाई मैंने शॉर्ट वीडियो बना दिया है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने नहीं रखे हैं, क्वेश्चन आंसर है और रिविजन है जैसा कि पहले रहता था। तो आपके लिए अलग से वो वीडियो मैंने तैयार कर दिया है, उस वीडियो का लिंक टेलीग्राम में डाल दिया गया है। तो अब आप लोग उस चीज़ के लिए कमेंट मत करिए लेंदी हो रहा है। अब मैंने जब शॉर्ट के लिए शॉर्ट वालों के लिए शॉर्ट बना दिया, जिनको फुल कंटेंट चाहिए उनके लिए ये वाले लेकर के आ रहा हूँ। अब उस चीज़ के लिए बार बार मत बोलिए प्लीज़, जैसा आप चाहते थे मैंने कर दिया है। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि इसरो ये किस रॉकेट से अपना सोवा मिशन लॉन्च करेगा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो सही उत्तर तो हो जाएगा यहाँ पे जीएसएलवी। जीएसएलवी मतलब जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल। तो अभी इसरो के जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, अभी उन्होंने घोषणा की है कि इसरो ये जनवरी 2025 में अपना सोवा अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करेगा। किससे? जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल से। और इसमें ये NVS-02 जो कि एक नेविगेशन सैटेलाइट है, इसको अंतरिक्ष में स्थापित करेंगे। कहाँ से लॉन्च होगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। लॉन्च करने का उद्देश्य भारतीय नाविक प्रणाली, नाविक सिस्टम की क्षमताओं को मजबूत करना। ये जो NVS-02 है ना, ये सेकेंड जनरेशन का एक नेविगेशन सैटेलाइट है। अच्छा, नाविक क्या है ये तो आपको पता होगा। जैसे जीपीएस के बारे में आपको पता है, ये अमेरिका का है। जीपीएस मतलब नेविगेशन सिस्टम अमेरिका का है। और रशिया का क्या है? ग्लोनास। उसी तरह से चीन का है बेडू, हमारा है नाविक। नाविक की फुल फॉर्म भी मैं आपको बता दूं, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। अब ये तो NVS-02 है। आपको याद हो तो इससे पहले NVS-01 को भी हम लॉन्च कर चुके हैं 2023 में ही। उसको GSLV F12 से लॉन्च किया था। और अब ये जो NVS-02 है, इसको हम GSLV से लॉन्च करेंगे। अब कौन सा वाला होगा? मेरे ख्याल से F15 होना चाहिए, क्योंकि अभी तक F14 तक हम इस्तेमाल कर चुके हैं। फिर भी जब ये फाइनली जब लॉन्च होगा उस वक्त मैं आपको फिर से बताऊंगा इसके बारे में। और अधिक जानकारी अगर हमें मिलती है तो मैं आपको एक बार फिर से प्रश्न करवाऊंगा। तो अभी तक इससे जो भी जानकारी हमारे पास थी मैंने आपके सामने रख दी है। NVS मतलब नेविगेशन सैटेलाइट। अब पहले मैं आपको इसरो के स्टैटिक रिवाइज करवा देता हूं। देखो, इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1969 में। हेडक्वार्टर मिलेगा बंगलुरु में। अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अभी एस सोमनाथ जी को एक तो इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, वो याद रखना, निलावु कुदिचा सिमहांगल है। इनको अभी ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का वर्ल्ड स्पेस अवार्ड मिला था और 2024 में ही KPP नामबियार पुरस्कार मिला था। बाकी ये जो पुरस्कार देख रहे हो ना, ये चंद्रयान 3 के लिए मिले थे इसरो को। तो ये भी एक बार आप रीड कर लेना, क्योंकि इसमें से भी एक आध प्रश्न आ चुका है अभी एग्जाम में। बाकी अभी कुछ जो इसरो ने लॉन्चिंग की है वो मैं आपको एक साथ दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखो, एक तो ये शीट में आपको हमेशा बताता हूँ जब भी हम इसरो की बात करते हैं। NVS-01 सैटेलाइट, GSLV F12 बताया ना मैंने आपको, इससे लॉन्च किया था। और एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 07, जानूस 01 और आज़ादी सेट 2, इसको SSLV-D2 से लॉन्च किया था। ये भारत का सबसे छोटा रॉकेट है। उसके अलावा INS-2B सैटेलाइट भूटान का है, इसको हमने PSLV-C54 से लॉन्च किया। सिंगापुर का एक सैटेलाइट है टेलियोस 2, ये एग्जाम में आया था प्रश्न, इसको हमने PSLV-C55 से लॉन्च किया था। और सिंगापुर का ही DSSAR सैटेलाइट को हमने PSLV-C56 से लॉन्च किया। हमारा जो पहला सूर्य मिशन है आदित्य L1, उसको हमने PSLV-C57 से लॉन्च किया। एक्सपोसेट को PSLV-C58 से, इनसेट 3DS सैटेलाइट को GSLV F14 से लॉन्च किया। मैंने आपको बताया ना, GSLV F14 तक इस्तेमाल हो चुके हैं। अब F15 की बारी है, तो F15 से ही हम ये NVS-02 को लॉन्च करेंगे। बाकी अभी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 08 को हमने SSLV-D3 से लॉन्च किया था। और ये भी याद रखना, मुनाल उपग्रह किसका है? नेपाल का, इसे इसरो लॉन्च करेगा। और अभी प्रोबा 3 मिशन जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, इसे PSLV-C59 से लॉन्च किया था। और स्पेडेक्स मिशन, स्पेडेक्स की फुल फॉर्म भी याद रखना, एग्जाम में आ सकती है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, इसको हमने PSLV-C60 से लॉन्च किया था। और ये हमारा 99 नंबर का अंतरिक्ष मिशन था। अब सोवा होगा NVS-02। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो सही उत्तर होगा 7.93%। UNFCCC की अगर बात करें, पहले क्या फुल फॉर्म होती है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए काम करने वाली एक संस्था है, जिसकी स्थापना हुई थी, अस्तित्व में आया था 1994 में। मुख्यालय बॉन जर्मनी में आपको मिलेगा। और इसके मेंबर्स, इसके सदस्यों की जो पहली बैठक हुई थी उसको कहते हैं COP1, 1995 में हुई थी बर्लिन जर्मनी में। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट ये अभी हुई थी 2024 वाली, जो COP29 थी 2024 में जो हुई, पढ़ा था आपको याद है, बाकू अजरबैजान में। और अभी इसी ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया कि भारत ने 2024 ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी की है। कितनी कमी की है? 7.93%, पिछले साल की तुलना में बता रहे हैं, है ना।
लेकिन अगर हम 2005 से तुलना करें कि 2005 से अभी 2020 में कितनी कमी आई है, तो 36% की गिरावट देखी गई है ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में, उसके एमिशन में। अच्छा, ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? तो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर का जो तापमान टेम्परेचर बढ़ाने वाली जो गैसेस होती है उनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। बहुत सारी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, ये सब होती हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे ये बात करी इसकी जो पहली बैठक हुई थी इसके सदस्यों की, वो आपने कहा 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुई। अभी लेटेस्ट वाली भी हमने देख लिया 2024 वाली COP29। लेकिन COP28 की बात करें जो 2023 में हुई थी, वो कहाँ हुई थी? यूनाइटेड अरब अमीरात में। उससे पहले COP27 मिस्र में हुई थी। और COP30 अगले साल वाली कहाँ पे होगी याद रखना? ब्राजील में होगी। भारत में भी इसकी एक बैठक हो चुकी है COP8, और ये हुई किस वर्ष थी अगर पूछेंगे तो 2002 में। और COP21 वाली ये पेरिस फ्रांस में हुई थी। अच्छा, एक COP16 के बारे में भी हमने पढ़ा था, अभी 2024 में हुई थी, जिसका संबंध बायोडाइवर्सिटी से है। ऊपर जो हमने पढ़ा उनका संबंध क्लाइमेट एक्शन से है, क्लाइमेट चेंज से। और बायोडाइवर्सिटी वाली, जैव विविधता वाली COP16 का आयोजन अभी कोलंबिया में हुआ था, ये याद रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। पहले आप कोशिश करना उत्तर लगाने की। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, BPSC के एग्जाम में आया था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में। क्या पूछ रहा है? मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये इसका सही उत्तर होगा, मोर देन वन। कोई एक नहीं है, एक से ज्यादा है, ये सभी हैं। एक दूसरा प्रश्न देखो, ये UPPSC में आया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो बताओ क्या है? आपको पता ही है, वातावरण का जो तापमान बढ़ रहा है वही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ग्लोबल टेम्परेचर का बढ़ना, ये इसका उत्तर हो जाएगा। और एक प्रश्न ये लो, ये भी अच्छा प्रश्न है, UPSC सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में पूछा गया था। ये पूछ रहा है, ये जो संस्था है UNFCCC के बारे में हमने जो पढ़ा, ये कहाँ पे आई थी? तो अगर आपको इसकी स्थापना भी याद है तो भी आप उत्तर तक पहुंच जाओगे। तो इसका सही उत्तर होगा ये दूसरा वाला। मतलब जो एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के लिए जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पे? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में, वहीं से ये संस्था निकल के आती है, UNFCCC। और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को ही हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। तो जहाँ पे इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए थे 1992 में, रियो डी जेनेरियो में जो समिट हुई थी वहाँ पे। लेकिन इसने काम करना शुरू किया 1994 से। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न देखो एग्जाम में पूछा गया। अब एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ, UGC नेट के एग्जाम में आया था ये। और वैसे अभी जो मैंने आपको ऊपर समझाया ना, उसी में इसका उत्तर भी छुपा हुआ है। सेम वही प्रश्न है कि ये जो UNFCCC है ये कहाँ से आता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन। तो उम्मीद करूंगा प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और आपने सही उत्तर भी लगाया होगा, ये भी मैं उम्मीद करता हूँ। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा एयर इंडिया। तो अभी एयर इंडिया ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मार्गों पर उड़ान के दौरान वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। मतलब अब फ्लाइट में अगर आप हो तो वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा आपको ये देंगे, और ये जो वाईफाई सुविधा देंगे आपको शुरुआत में तो फ्री में देंगे, बाद में चार्ज लगाएंगे, जैसे कि जियो ने किया था। शुरुआत में फ्री की आदत डाल दी थी, अब पैसे लूट रहा है। एयर इंडिया की बात करें, स्थापना होती है, इसकी जो स्थापना है टाटा एयरलाइन के रूप में हुई थी। आपको पता है कब? 1932 में इसकी स्थापना की थी JRD टाटा ने। अच्छा, बाकी एयरपोर्ट से संबंधित कुछ प्रश्न है मैं आपको कराता हूँ। ये न्यूज़ वाले प्रश्न सारे न्यूज़ में रहे, जैसे कि जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अवार्ड मिला था तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को। उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन बन गई है शंख एयरलाइन। भारत के पहले सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर का अनावरण किया गया था तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में ही, जिसका नाम पवन चित्रा रखा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान यात्री कैफे को अभी किस एयरपोर्ट पर लॉन्च किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो आपको कोलकाता में मिलेगा। उद्देश्य क्या था? जो पैसेंजर्स हैं उनको सस्ता भोजन और सस्ता पेय पदार्थ देना। अभी 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना था? दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ध्यान रखना ये सब। आप लोग बताइए हमारे एविएशन मंत्री, उड्डयन मंत्री कौन है? हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर मिशन शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया? तो आंसर होगा इंदौर ने। तो अभी मध्य प्रदेश के इंदौर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए अभी इंदौर जलवायु मिशन को शुरू किया है।
उद्देश्य क्या है? तो इसमें इंदौर के सभी नागरिकों को, सभी लोगों को ऊर्जा संरक्षण और टिकाऊ आदतों के महत्व के बारे में शिक्षित किया जाएगा, साक्षर किया जाएगा, लिटरेट किया जाएगा। और इसके लिए सहायता कर रहा है एनर्जी स्वराज फाउंडेशन। तो ये 100 दिनों का एक अभियान रहेगा। इसमें लोगों को कार्बन उत्सर्जन घटाने के बारे में शिक्षित किया जाएगा और लक्ष्य रखा है कि इससे शहर में 10% की बिजली खपत हर महीने कम आएगी, या बिजली की खपत में कमी आएगी 10% की। अच्छा, बात यहाँ पे इंदौर की है। मैं आपको यहाँ पे एक काम करता हूँ, इंदौर से ही संबंधित कुछ प्रश्न आपको बताता हूँ जो न्यूज़ में रहे थे। एक तो आप जानते हो सबसे स्वच्छ शहर, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, इंदौर ही है। और अभी 1 जनवरी 2025 से इंदौर में भीख मत देना भैया, क्योंकि ये अब अपराध हो गया है, भीख लेना और भीख देना। उसके अलावा देश का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर ये बना था इंदौर, और रोबोट को ट्रैफिक कंट्रोल में यूज़ करने वाला पहला शहर इंदौर ही है। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला शहर भी इंदौर है। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन भी किया गया था इंदौर में ही। आपको पता है 2023 में 17वां जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है इंदौर में हुआ था, ये प्रश्न एग्जाम में आया था। और अब 2025 में जो 18वां है वो हो रहा है भुवनेश्वर में। एशिया का सबसे बड़ा CNG प्लांट ये बनेगा इंदौर में। इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम ट्राइबल आइकॉन तात्या भील के नाम पे रखा गया था। लता मंगेशकर जी के नाम पे संगीत अकादमी और संग्रहालय बनेगा इंदौर में ही। EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय ये बना था इंदौर। EPR मतलब एक्सटेंडेड प्रोडक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। और ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का दूसरा शहरी निकाय ये इंदौर नगर निगम बना था। अभी 2024 में जो वेटलैंड समिट हुआ था वो भी इंदौर में हुआ था। तो ये इंदौर से ही 12-13 प्रश्न मैंने आपको एक्स्ट्रा और रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया, नेशनल बर्ड डे? तो आंसर होगा 5 जनवरी को। आपको पता है हर साल 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य साफ है, पक्षियों और उनके आवासों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। वैसे पक्षियों से भी संबंधित 2-3 प्रश्न होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। देखो, एक तो ये नेशनल बर्ड डे हो गया जो 5 जनवरी को होता है। एक वर्ल्ड स्पैरो डे भी होता है 20 मार्च को, और एक वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे होता है, ये साल में 2 बार होता है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस ये किस राज्य के पास है, तो केरल आंसर होगा। उत्तराखंड ने अभी अपनी पहली बर्ड गैलरी कहाँ पे खुली थी, देहरादून। और ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया गया था नागपुर में। वैसे जो बर्ड मैन ऑफ इंडिया ये कहे जाते हैं कौन, सलीम अली। अब एक प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, NTPC CBT 1 में आया था प्रश्न, स्टडी ऑफ बर्ड के अध्ययन को क्या कहते हैं बताओ। तो आपके ऊपर छोड़ दूं ये प्रश्न, चलो अभी मैं ही बता देता हूँ, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, याद रखना। वैसे अभी जनवरी में कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं, देखो 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया था। वैसे 1 जनवरी को DRDO का स्थापना दिवस भी होता है। 2 जनवरी को हमने वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया था। अभी 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया था, और अब 5 को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मना रहे हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए अभी सृजन नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, किसने? तो आंसर होगा पंजाब ने। तो अभी पंजाब सरकार ने मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए और नवजात शिशु की देखभाल में सुधार लाने के लिए अभी ये सृजन नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, तो ये ध्यान में रखना। अब बात यहाँ पे पंजाब की हो रही है, तो मैं आपको सीधा पंजाब ही ले चलता हूँ। ये रहा मैप में पंजाब, कैपिटल चंडीगढ़ हो गई, मुख्यमंत्री भगवंत मान है और गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। और आपने पढ़ा होगा अभी तेगबीर सिंह के बारे में, ये 5 वर्षीय बालक हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं। अभी माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई बने थे ये। अभी पंजाब सरकार ने आरंभ नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया था बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और मिशन निश्चय अभियान यहाँ पे शुरू किया गया था पंजाब पुलिस के द्वारा। नशा मुक्ति अभियान है ये एक तरह का। और भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय खुला गया चंडीगढ़ में। उसके अलावा अभी 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप जो 2024 में हुई थी, पंजाब में हुई थी, पंजाब ने जीता था, यूपी को हराया था। और 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का 5वां हर घर जल वाला राज्य बन गया था पंजाब। वैसे पंजाब दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला भी पहला राज्य है। तो पंजाब से ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी जनवरी 2025 में भारत का कौन सा पड़ोसी देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो गया? तो आंसर होगा इसका पाकिस्तान। तो अभी 1 जनवरी 2025 को
टोटल 5 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य बन गए हैं। वे 5 देश कौन कौन है? एक तो पाकिस्तान, एक सोमालिया, एक पनामा, एक डेनमार्क और एक ग्रीस। और इनका कार्यकाल ये 2 साल का रहेगा। आपको पता है ये जो अस्थायी मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। देखो पहले अगर हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके स्टैटिक देख लो। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना होती है। मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में मिल जाएगा। मेंबर कंट्रीज 193 हैं। हेड हैं एंटोनियो गुतेरेस जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। इसके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य रूप से 6 अंग होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो यही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा ये भी याद रखना, ये जो 6 अंग है ना, इनमें से 5 के मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में मिलेंगे। केवल एक ऐसा है इंटरनेशनल कोर्ट जिसका मुख्यालय आपको द हैग नीदरलैंड में मिलेगा। बाकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसमें वैसे टोटल सदस्य कितने होते हैं? 15 होते हैं, लेकिन 15 में से 5 स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं, और 10 अस्थायी होते हैं। और ये प्रश्न दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अभी मैं आपको शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सबको पता होता है, ठीक है। तो दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि कितने स्थायी और कितने अस्थायी होते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया यूं ही। जो स्थायी मेंबर है वो कौन कौन से हैं वो भी याद रखना। अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना है। और इनके पास होती है कौन सी पावर? वीटो पावर, मना करने की शक्ति। मतलब अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई प्रस्ताव आता है, किसी देश ने एक बार मना कर दिया तो फिर वो मना ही होगा, वो पास नहीं होगा। बाकी 10 अस्थायी मेंबरों की बात करेंगे तो इनका कार्यकाल 2 साल का होता है और हर साल 5 नए सदस्य बनते हैं, 5 हट जाते हैं, 5 नए आ जाते हैं। अच्छा भारत भी क्या भाई, भारत परमानेंट मेंबर तो नहीं है लेकिन नॉन परमानेंट रह चुका है। और कितनी बार? भारत अभी तक 8 बार इसका अस्थायी सदस्य बन चुका है। अच्छा अब यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट शीट आपको रिवाइज कराऊंगा जिसमें मैंने वो सभी ऑर्गेनाइजेशन लिख दिए हैं जिसमें जो नवीनतम सदस्य बने हैं जिनके, वो सब हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि G20 का नवीनतम सदस्य कौन बना था और पिछले साल से 2023 में जब भारत के पास इसकी अध्यक्षता थी तब बना था ये कौन? अफ्रीकन यूनियन, जिसका मुख्यालय एडिस अबाबा इथोपिया में है। और ब्रिक्स के बने थे 5, कौन कौन? ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया, इजिप्ट। कौन सा नहीं बना? अर्जेंटीना। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। आसियान के 11 सदस्य हैं, 11वां नवीनतम बना था अभी ईस्ट तिमोर लेस्ते आप कहते हो इसे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पिछले साल 2024 में 10वां बन गया बेलारूस, और उससे पहले 9वां बना था ईरान। वैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में टोटल सदस्य देश हैं 190वां है एंडोरा। और वर्ल्ड बैंक में टोटल मेंबर कंट्रीज 189 है, 189 नंबर का नाउरू है। यूनाइटेड नेशन में 193 सदस्य देश हैं और 193 नंबर का साउथ सूडान है। नाटो में अभी 32वां सदस्य बन गया स्वीडन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका 100वें नंबर का यहाँ पे लिखा है पराग्वे। वैसे अभी इसका 105वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना था? कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, आंसर होगा मालदोवा। और यूरो करेंसी को अपनाने वाला 20वां जो देश है वो क्रोएशिया है। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र कमांड में जो 18वां सदस्य देश बना था वो जर्मनी बना। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य ये अल्जीरिया बना। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक बार फिर आ गया। 101वां पूछ रहे हैं, 100वां, 99वां और 101वां, ये भी याद रखना। 100वां तो हमने देख लिया कौन? पराग्वे। ये 101वां कौन सा है? नेपाल है। और 99 नंबर का स्पेन था, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। बाकी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य देश ये नाउरू बना था, 110वां है। और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181वां सदस्य बना था जमाइका। और इंटरनेशनल कोपर एसोसिएशन का भी न्यू मेंबर हिंडाल्को बना था। तो ये सब जो इस तरह के प्रश्न थे आपके सामने पूरा मैंने खोल के रख दिया है, चीज़ों को ध्यान में रखना। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं चलो देखते हैं। अभी हाल ही में वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो आंसर होगा जनरेशन बीटा। तो पूरी दुनिया में समय समय पर नए लोग पैदा होते रहते हैं जिन्हें हम पीढ़ियां कहते हैं, और इन पीढ़ियों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं ताकि हम उनके बारे में आसानी से बात कर सकें। तो अगर कोई बच्चे का जन्म 2025 में या उसके बाद होगा 2039 तक, तो ऐसे सभी बच्चों को जनरेशन बीटा कहा जाएगा। यानी कि ये जो बच्चे हैं ये स्मार्टफोन्स के साथ, रोबोट्स के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ खेलते खेलते बड़े होंगे और एक नई क्रांति लेकर के आएंगे। और इससे पहले के अगर बच्चों की बात करें, वैसे आप में से तो कोई आते नहीं होंगे उनमें, मतलब 2010 से लेकर 2024 तक के जो बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें जनरेशन अल्फा कहा जाता है। और हाँ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अब उससे पहले वाली जनरेशन में जरूर आते होंगे, 1995 से
2009 के बीच में बहुत सारे हुए होंगे पैदा, तो उनकी पीढ़ी को जी कहा जाता है, जनरेशन जेड। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। और चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69 नंबर का जो डिवीजन है वो कौन सा होगा? तो आंसर होगा जम्मू मंडल ही होगा। इसमें भी कुछ बच्चों को डाउट था कि जो रेलवे क्षेत्र है, जो जोन है, वो कई जगह पढ़ा रहे हैं 18 है, कई जगह लिखा हुआ है 18 है। मैंने आपको कल भी बता दिया था, देखो बहुत सी जगह गलत लिखा हुआ है या गलत आपको मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 17 ही है। मैंने कल पूरा एक्सप्लेन भी आपको किया था। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं, पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है? तेजस और तारा। फिर पूछा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? 4 जनवरी। और विदेश मंत्रालय ने 2025 के प्रवासी भारतीय पुरस्कारों के लिए कितने नामों की घोषणा की? 27। फिर पूछा भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण मिला था? 1999। और अभी भारत ने भूकंप प्रभावित वनुआतु देश को कितने सहायता दी है? $5 लाख। किस देश ने 1 जनवरी 2025 से पर्यटक कर लागू कर दिया? रशिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को किस वित्त वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी? 2025-26। और आखिरी प्रश्न था, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस किस देश में फैला? तो चाइना आंसर होगा। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।